पास कार्यकर्ता नहीं है, संगठन नहीं है, तो उसका जो है खुमियाजा पार्टी को भुगतना पड़ता है। जी। और भाजपा ने भी कई डिसीजन, ऐसे स्ट्रांग डिसीजन लिए हैं जिनका हो सकता था अगर भाजपा हार जाती तो हम उसको ठीकरा फोड़ते, चाहे रामविलास शर्मा को टिकट नहीं देना या कविता जैन या कुछ नेता को ठीक है। छोड़ा नहीं। हम्म। कांग्रेस के पास इतना दम नहीं था, जो हम्म। बड़े नेता थे उनके टिकट कांग्रेस के बस की। ठीक है केसी मलकानिया जी। जितेंद्र शर्मा जी, क्या ये बड़े फैक्टर रहे हैं? एक तो सिर्फ टव्वल पार्टी के अंदर बहुत रहा, गुटबाजी होती रही, सबके अपने अपने गुट और सब अपने आप में हेड बनते रहे, और दूसरा ये कि संगठन की एक बड़ी कमी रही जिसको लेकर लगातार सवाल उठ भी रहे थे पार्टी के अंदर से भी। जितेंद्र जी। गलतियों से ही इस मौके को चूक गई। अब मनोहर लाल खट्टर सरकार ने काफी अच्छा किया जिससे कि पारदर्शिता बनी रहे, तो तमाम तरह की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने किया। उनकी जो सबसे बड़ी कमी थी वो ये थी कि उनको अपने अधिकारियों पर भरोसा नहीं थे। अधिकारी वर्ग जो है, जिसमें चाहे आप आईएएस ऑफिसर्स कह लें, चाहे एचसीएस ऑफिसर कह लें, या उसके बाद के जो ऑफिसर्स हैं कह लें, उनको बार बार वो इस तरह से टोका करते थे जिससे लगता था कि वो, क्योंकि पहले की सरकार के अंदर उनमें से ज़्यादातर लोगों ने नौकरियां लगी हुई थी, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के वो इस तीखेपन से बात किया करते थे, तो जो पूरा अधिकारी वर्ग था वो उनसे कहीं ना कहीं नाराज़ था। दूसरी बात, जो लोगों के साथ जो संवाद था वो उनका उस तरह से नहीं बन पाया था। तो यही वजह थी कि मनोहर लाल खट्टर से लोगों की कहीं ना कहीं नाराज़गी भी थी, अक्खड़पन था, वो कुछ भी बोल जाया करते थे, चाहे वो जनता दरबार में जा रहे हों, लोग उनसे मिलने आते हों, चाहे वो किसी जनसभा में जा रहे हों। तो ये सब बातें थी जिसको लेकर के लोगों की उनको लेकर के नाराज़गियाँ थी, और ख़ासकर जो सरकार के अंदर जो लोग हैं, जो उनकी जो सरकारी योजनाएं थी जो उन्होंने अच्छी शुरू की थी उसको प्रमुखता से लोगों तक लेके जाना हो, उसमें भी कहीं ना कहीं कमी रही है, ये बात बिल्कुल माननी पड़ेगी। लेकिन बीजेपी ने इसका बड़े अच्छे से इस्तेमाल किया। मनोहर लाल खट्टर को चुनावों से पहले उनको हरियाणा मुख्यमंत्री पद से हटाया और वो केंद्र में लेकर के चले गए, और उनकी जगह नायब सिंह सैनी को बनाया। वो ऐसा सौम्य चेहरा थे जिन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही लोगों के लिए अपने दरबार खोल दिए, और सबसे वो आराम से बात किया करते थे, जनता भी उनसे आराम से मिलकर के बात कर लिया करती थी। तो यानी कि जो गैप था उसको बीजेपी ने बड़े अच्छे से पाट लिया था। अब इसके अलावा बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस इस मौके को बड़े अच्छे से बुना सकती थी, क्योंकि जो गैप था, जो सरकारी जो अच्छी योजनाएं थी उसको जो अधिकारी धरातल पर नहीं लेके जा पाए थे, लोगों तक योजनाएं नहीं पहुंच पाई थी, जिसको खुद बीजेपी वाले लोग भी अच्छे से नहीं पहुंचा पाए थे, उस चीज़ को अच्छे से बुना सकती थी। लेकिन कांग्रेस के अंदर जो 3 धड़े बन गए थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लग रहा था कि वही सब कुछ कर लेंगे, कुमारी शैलजा कह रही थी कि मैं ही हरियाणा की मुख्यमंत्री बनूंगी क्योंकि मैं सोनिया गांधी जी के करीब हूँ, रणदीप सुरजेवाला को लग रहा था कि मैं ही मुख्यमंत्री बन जाऊंगा क्योंकि मैं राहुल गांधी के करीब हूँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते थे कि मेरा ही बेटा मुख्यमंत्री बनेगा या मैं बनूंगा, इसीलिए उन्होंने अपना प्रदेश अध्यक्ष भी लगा लिया था और अपनी मनमर्जी के हिसाब से टिकटें भी बांटनी शुरू कर दी थी। तो जो सिर्फ टव्वल जो कांग्रेस के अंदर जो चल रही थी, तो उसी के अंदर वो उलझे रहे, और जो कमियां थी बीजेपी को की जो कमियां थी उसको अगर वो ठीक से भुना पाते एकजुट रह करके, तो निश्चित तौर पर उनके परिणाम अच्छे हो सकते थे। जो 35 सीटें आज जीतने की स्थिति में है, तो हो सकता है कि वो ज़्यादा सीटें जीत सकते। लेकिन इसके दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बीजेपी ने अपनी कमियों को बड़े अच्छे से पाटा, उन्होंने अपने संगठन को मजबूत किया, उन्होंने जिन लोगों की टिकटें काटी वो कहीं ना कहीं नाराज जरूर रहे, लेकिन संगठन इतना मजबूत था और डिसिप्लिन पार्टी के अंदर इतना था कि अगर पार्टी ने एक बार कह दिया तो वो पार्टी के साथ ही बने रहे। जो नाराज होकर के चले गए तो वो चले गए, लेकिन जो संगठन के जो लोग थे वो पार्टी के साथ बने रहे। चाहे आप रामविलास शर्मा की बात कर लें, वो सबसे बड़े और सबसे पुराने नेताओं में से हैं बीजेपी के हरियाणा के अंदर, लेकिन जब उनको टिकट नहीं दी तो वो अपने निर्दलीय चुनाव पर्चा भरने के लिए चले गए थे, लेकिन पार्टी ने मना कर दिया तो उन्होंने पर्चा वापिस भी कर लिया। उसी प्रकाश कंबोज जी की बात करें तो वो नाराज होकर चले गए, लेकिन
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उनको मनाने के लिए जाते हैं, अगर नहीं भी मानते हैं तो इससे ये पता लगता है कि मुख्यमंत्री खुद अपने जो नाराज नेता हैं उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके उलट कांग्रेस में कहीं से भी आपको ये तस्वीर देखने को नहीं मिली है। तो यानी कि अगर संगठन की बात करें तो बीजेपी का संगठन मजबूत था, डिसिप्लिन था, उनको पता था कि किस तरह से जो सेंटर के जो लीडर है, जो बड़े नेता है, उन्होंने जो बात कह दी है उस बात को मानना है, पार्टी को जिताना है और इसके लिए काम करना है। जो पार्टी ने अच्छा काम किया है, हरियाणा सरकार में जो सरकार ने जो अच्छा काम किया है उसको धरातल पर लेकर के आना है और लोगों तक पहुंचाना है। तो जो कमियां थी बीजेपी की, उस कमी को बड़े अच्छे से पाटा है और इसी का नतीजा है कि आज 50 सीटें बीजेपी हरियाणा के अंदर लेकर के आ रही है और तीसरी बार बहुमत से सरकार बना रही है। तो ये बड़ा अचीवमेंट है। तो इसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस ने कुछ सीखा नहीं अपनी गलतियों से। कांग्रेस ने हमेशा आपस में ही लड़ाइयां लड़ी है। उसने ये दिखाने की कोशिश की है कि मैं ही सबसे बड़ा हूं, संगठन में कोई नहीं है, मैं अगर नेता हूं तो मैं ही सबसे बड़ा हूं और उसी का खामियाजा ये भुगत रहे हैं। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। एक रिएक्शन विजय कौशिक जी से उदय भान जी के रिजल्ट को लेकर मैं लेना चाह रहा हूं, क्योंकि विजय कौशिक जी, ये एक बड़ा झटका उदय भान जी के लिए तो है ही, आपकी पार्टी के लिए भी है कि अगर प्रदेश अध्यक्ष ही चुनाव हार जाएं तो कार्यकर्ताओं का जो बचा हुआ मोराल है वो भी डाउन हो जाता है। विजय कौशिक जी, इसमें कोई शक नहीं है कि नैतिक रूप से उदय भान जी को अपने प्रदेश अध्यक्ष पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन ये एक राजनीतिक षड्यंत्र के चलते उनकी हार हुई है। इसलिए वो निश्चित तौर पर समीक्षा करके कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर और उन्हें अहम जिम्मेवारी पर बनाए रखकर हरियाणा भर में उनसे काम लेगी, ऐसा हमें विश्वास है। और हम ये भी मानते हैं कि जो मौजूदा परिप्रेक्ष्य में बीजेपी आज बेशक अपने षड्यंत्रों में सफल रही है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने भ्रष्टाचार किया, लूट मचाई, गुंडागर्दी की, और उस सब के बावजूद ये लोग दोबारा से सत्ता में आने में सफल रहे हैं। ठीक है, तो इसकी समीक्षा पार्टी करेगी और निश्चित तौर पर जो इस हार के जिम्मेवार लोग हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। ठीक है सर। हमारे साथ इनेलो से प्रवक्ता सोनू ठाकरान इस वक्त जुड़ गए हैं। सोनू ठाकरान जी, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो स्टूडियो में आप आए इंडिया न्यूज के, लेकिन दावे आप लोगों के भी काफी बड़े रहे। आप लोगों ने तो सत्ता में आने तक की बात कही, लेकिन स्थितियां बहुत ज्यादा विपरीत रही हैं नतीजों में आप लोगों के लिए। तो किस तरह से नतीजों को देखें आप? नहीं, ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि हमें न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमारी सीटों को ना दिखाना और कांग्रेस की हवा को बरकरार रखना हरियाणा के अंदर, तो कहीं ना कहीं थोड़ा कांग्रेस की हवा को ज़्यादा दिखाकर हमारी सीटों पे उनका प्रभाव पड़ा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने प्रदर्शन अच्छा नहीं किया। हमारा प्रदर्शन मीडिया के हिसाब से, चैनलों के हिसाब से अच्छा रहा। जिन्होंने हमें 0 सीट बताया या एक भी सीट नहीं बताया, आज हमने कांग्रेस लहर के अंदर और बीजेपी की लहर के अंदर 2 सीटें जीतने का काम किया और कई सीटों पे हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। वो चाहे एलनाबाद हो, यमुनानगर हो, अटेली हो, असंध हो और मेवात में जो अपना नूह हो, आपका हतीन हो और NIT से नगेंद्र भड़ाना हो। तो ऐसा नहीं, हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और कांग्रेस की हवा को हरियाणा के अंदर दिखाकर हमारी सीटों पर हमारा उसमें जो प्रदर्शन है उसको थोड़ा सा खराब हुआ। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने चुनाव डट के लड़ा, मेहनत की और मेहनत करने के बाद अब कांग्रेस सरकार को भी, कांग्रेस आला कमान को भी ये लगने लगा कि क्षेत्रीय दल के बिना आज अपने हरियाणा से बीजेपी को उखाड़ फेंकना मुश्किल है। और जो उनके बड़ बोल थे प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के, आज वही सीट हार गए। वो हमारी पार्टी को क्या क्या बोलते थे, हरियाणा के प्रदेश के अध्यक्ष थे कांग्रेस के, आज कांग्रेस की आला कमान ने उनसे इस्तीफा लेना चाहिए। और लेकिन सोनू जी, आप ये बताइए
कि आप जो जवाब दे रहे हैं वो हमें लगता है कि वो कांग्रेस जैसा ही जवाब है। कांग्रेस भी कह रही है कि साहब बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं, आप कह रहे हैं कि मीडिया ने हमारी हवा कम बनाई। तो साहब मीडिया की हवा बनाने से क्या होगा, ये तो जनता तय करेगी कि आपको वोट देना है या नहीं देना है। ये तो सारी चीजें जनता के हाथ में होती है ना सर, और अगर जनता में आप अपनी पैठ नहीं बना पाए, उसी का नतीजा ये आ रहा है फिर। नहीं, ऐसा नहीं। राजनीति में जो मीडिया का स्तंभ होता है वो बहुत मजबूत माना जाता है। अगर हरियाणा के अंदर बार बार एक पार्टी की हवा दिखाना और वो जो हवा थी नहीं उससे लोगों को भगाया जाना। मीडिया ने कांग्रेस की हवा दिखाई होती तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बन जाती। अगर आप कह रहे हैं कि मीडिया ही सब कुछ है, तो मीडिया की हवा बनाने से कोई जीत हार थोड़ी ना होती है सर, जनता तय करता है। मैं दावे से कह रहा हूँ मीडिया हिंदुस्तान के अंदर सब कुछ है। क्यों नहीं है? मीडिया ना होता तो आज देश के अंदर पता नहीं क्या क्या होता। मीडिया तो एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। और आपने देखा कि हरियाणा के अंदर आपने कांग्रेस को कितनी हवा के ऊपर रखा। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, बहुत सारे चैनल ऐसे थे, उन्होंने 70 सीटें दिखाई, 68 सीट दिखाई। ये तो अगर आप पीछे की रिकॉर्डिंग चेक करोगे तो उसमें साफ साफ दिखने का काम होगा। उस हवा के कारण जो हमारी कई सीटें थी उन पर बहुत प्रभाव पड़ा। ठीक है, केसी मलकानिया जी आपके पास सर मैं आ रहा हूं और एक रिएक्शन चाहूंगा सोनू चक्रान जी की बात पर, जो वो कह रहे हैं इन नतीजों को लेकर। किस तरह आप देख रहे हैं उनके इस जवाब को? देखो जी, जो क्षेत्रीय दल है वो मानता हूँ बहुत बड़ी भूमिका में होते हैं, और लोग विधानसभा चुनावों में उनकी जो भूमिका है महत्वपूर्ण रहती है। परंतु इन्हें देखना चाहिए कि चौधरी देवीलाल के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस थी या इंडियन पार्टी थी इन लोग, तो उसमें और चौटाला में और अब आते आते दो फाड़ होकर तो इन लोगों का हाल क्या है। पहले इन लोग जो थी भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ती थी, तो भारतीय जनता पार्टी छोटे भाई के रूप में होती थी, और इन लोग जो थी वो बड़े भाई के रूप में। आदमी को छोटा भाई बनाया था, अब वो छोटा भाई कहाँ चला गया? क्यों छोटे भाई नहीं चले? आप उस भाई के कारण बीजेपी को हरियाणा के अंदर आना पड़ा। आपका भाई कहाँ गया? आपने भाई था आपका, या सौतेला भाई था, या उधार का भाई था? मैं कह रहा हूँ आपने पार्टी उसे अपने बलबूते पे चुनाव लड़ा और अपने बलबूते पे सरकार बनाई, दूसरी बार जेजेपी के साथ मिलकर बनाए, तो जेजेपी की सीटें 10 थी, उसकी तो उनकी 40-41 सीटें, छोटा भाई अपने आप आ गया। ये तो डिसाइड जनता ने करना है कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना। अगर आप के देता ओम प्रकाश चौटाला की जनसभा में दुष्यंत चौटाला नारेबाजी करे या अपना प्रदर्शन करे, अपनी शक्ति प्रदर्शन करे, और उसके बाद अलग पार्टी बन जाए, तो इसका में जनता का या किसी पार्टी का क्या दोष है? आपकी पार्टी दो फाड़ हुई, आपका परिवार दो फाड़ हुआ। हमने किसी का दोष नहीं बताया। 2019 के चुनाव के बाद हमारे जो हमारे नेता थे, सीनियर नेता थे, अभय सिंह चौटाला ने विधानसभा के अंदर और गांवों के अंदर, रोड के अंदर पूरी मेहनत करी, और कहीं ना कहीं हमें और कांग्रेस सरकार को ये देखना चाहिए कि क्या क्या गलतियां रही। मैं अपनी गलतियां छुपाने नहीं लग रहा हूं, लेकिन कांग्रेस को भी ये देखना चाहिए कि हरियाणा के अंदर बगैर क्षेत्रीय दलों के कोई गुजारा नहीं है। उन्होंने एमपी का जब चुनाव हुआ, गठबंधन के अंदर, इंडिया गठबंधन के अंदर हमारे नेता ने पैरवी की। उस पैरवी को किसने खत्म करने का काम किया? आज पीछे जो आपका छोटा भाई बना हुआ था आम आदमी पार्टी, उसको खत्म करने का किसने काम किया? अगर ये भाई आपके साथ होते तो हम हरियाणा से बीजेपी को बाहर रास्ता दिखाने का काम करते। ठीक है, प्रियदर्शनी जी, अभी भी कौशिक जी इस बात को कह रहे हैं कि जनता नाराज आपसे थी, लेकिन नतीजा उनके पक्ष में नहीं आया। अब जनता की नाराजगी थी और बहुत सारी कमियां आप लोगों की रहीं, फिर भी आप सरकार में आ गए हैं। लेकिन अब आप लोगों का जवाब विपक्ष को लेकर क्या है इन नतीजों के बाद? देखिए, वैसे तो कहा जाता है कि जब आप जीत जाएं तो आपके अंदर विनम्रता आनी चाहिए। हम जीत गए, हमारे अंदर बहुत विनम्रता है, लेकिन एक छोटी सी बात बोल के तो मैं इस चीज को समाप्त करना चाहती हूँ। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मतलब अब जब आप चुनाव हार गए हैं तब आप इस किस्म की अनर्गल, अरे आप समीक्षा करने का समय आ गया है। समीक्षा करिए कि क्यों आप हार गए और क्यों हमें तीसरी बार इतना बड़ा मैंडेट मिला है।
ये समीक्षा का समय है, ना कि दूसरे पे आरोप और पत्य आरोप लगाने का समय है। आपने तो सारे झूठे नैरेटिव लोगों को देने की कोशिश की, आपने तो जनता को बरगलाने की कोशिश की। वो लेके घूमते थे, क्या नाम है, ये लाल रंग की किताब अपनी, कि भाई जिसको कहते हैं हम संविधान खत्म कर देंगे, संविधान की किताब खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे। आपसे मैं इनके प्रवक्ता से पूछना चाहती हूँ, मुझे बता दे संविधान में कितने चैप्टर होते हैं और कितने पन्ने की होती है, ये अभी बता दे मेरे को, अभी इसी वक्त। अगर नहीं बता पाए तो इनको नहीं मालूम है, इसका मतलब संविधान के कितने पन्ने? तीसरे पेज में सुनिए ना, कितने पन्ने? पन्ने बताइए, पन्ने बताइए, पन्ने बताइए। इनको पता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है। अरे आपको नहीं पता मैडम? मैं साहब मेरे को बताइए, ये जो किताबें रखी है ये मैंने सजावट के लिए नहीं रखी है, पढ़ी लिखी हूँ मैं। आपसे तो ज्यादा ही एजुकेटेड हूँ। रुकिए, अब आकलन करिए, वो बता दीजिए, आकलन कर लीजिए, ठीक है, आकलन करिए कि क्यों आप हारे हैं और क्या कारण है, इसके पीछे समीक्षा करिए। संविधान के पन्ने बताइए, जिसको पता वो बता दीजिए संविधान के पन्ने के बारे में। ठीक है, मुझे पता है, आप बताइए, सबको सीखने का काम मिलेगा ना। ठीक है, आप बताइए, चलिए, झूठ की राजनीति करना, ठीक है, झूठ की राजनीति करना, आप बताइए ना। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ कि जब जिस व्यक्ति को, और यहाँ पे कितने पन्ने हैं संविधान के अंदर बताइए, बता दूंगी बहन जी। तो ठीक है, पन्ने हैं, चलिए जितेंद्र शर्मा जी के पास हम चल रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, आप एक एक करके प्लीज, ठीक है, चलिए एक एक करके प्लीज। जितेंद्र शर्मा जी के पास मैं जा रहा हूँ अभी। जितेंद्र शर्मा जी, बात नहीं, मुझे 2 मिनट दे दीजिए, 2 सेकंड चलिए आप कंक्लूड कर लीजिए। मेरी बात खत्म नहीं हुई है, ठीक है, आपने उनको उतना समय दिया, करिए करिए, कौशिक जी एक बार सुन लेते हैं, कौशिक जी सुन लेते हैं, उनको 2 सेकंड भी नहीं दे रहे। प्रियदर्शिनी जी आप कंक्लूड करिए। हाँ, मैं कंप्लीट कर लूं ना अपनी बात। देखिए, उसके बाद दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि राहुल गांधी उसी समय, मैं बताऊं, कांग्रेस हार गई थी जब इन्होंने टिकट वितरण किया। जब हमारी पहली 67 कैंडिडेट की जब लिस्ट आई थी, और आप उन 67 कैंडिडेट्स को अगर मैं आकलन करूं, मैं खुद साउथ हरियाणा से आती हूं और साउथ हरियाणा की राजनीति को बहुत बेहतरी से समझती हूं। आप ये बताइए कि जब मैंने वो लिस्ट देखी तभी मैं समझ गई थी कि हम सरकार बना रहे हैं, और इन्होंने छुपते छुपाते अपनी कांग्रेसियों ने अपनी सीट निकाली, अपनी कैंडिडेट की लिस्ट निकाली, क्योंकि इनको भी पता था कि इनके ठीक है प्रियदर्शिनी जी, आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर माफी के साथ रोक रहा हूँ। एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर, बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे, ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। 7:30 बजे पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 7:30 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे पीएम। तो बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे पीएम मोदी। बड़ी और अहम खबर, अमूमन आपने देखा होगा जब भी भारतीय जनता पार्टी किसी भी राज्य में सरकार बनाती है तब इस तरह प्रधानमंत्री बीजेपी दफ्तर पहुंचकर अपना संबोधन देते हैं, और इसी कड़ी में इस बार भी हरियाणा में जब तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने जा रही है तो प्रधानमंत्री पहुंचेंगे बीजेपी दफ्तर में, बीजेपी मुख्यालय में पहुंचेंगे पीएम, और वहां उनका संबोधन होगा। शाम 7:30 बजे का वक्त है प्रधानमंत्री के पहुंचने का। प्रधानमंत्री शाम 7:30 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, बीजेपी में से इस वक्त ये बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री 7:30 बजे पहुंचेंगे बीजेपी मुख्यालय। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। तो इस वक्त ये बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और ये जीत के जश्न की भी तस्वीरें लगातार मिल रही हैं, आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख सकते हैं। एक दूसरे को मीठा खिलाकर, मुंह मीठा करते हुए कार्यकर्ता जीत का जश्न मना रहे हैं, और साथ ही ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, नाच गाते हुए नजर आ रहे हैं। नायब सैनिक की तस्वीरें जो अपने परिवार के साथ पहुंचे पूजा अर्चना करने के लिए, जीत के बाद मीडिया से भी बातचीत की। इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने दिया, और उसके साथ ही जनता का भी आभार प्रकट किया है नायब सैनी ने। लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, रिएक्शन सामने आ रहे हैं, और ये कालका से तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां शक्ति रानी शर्मा ने जीत दर्ज की है, भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट। उनके समर्थन में एक रोड शो का आयोजन किया गया है। सांसद कार्तिकेय शर्मा भी इस रोड शो में आप खुली जीप में सवार देख सकते हैं, जो कि जनता का धन्यवाद कर रहे हैं। और ये तस्वीरें अनिल विज जो हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री हैं, उनके समर्थक उन्हें बधाई देने के लिए पहुंचे, और लगातार
अलग अलग खेमों से ये तस्वीरें जीत के जश्न की सामने आ रही हैं। तो सुबह से लगातार इंडिया न्यूज हरियाणा एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है और ये बता रहा है कि आखिर किस सीट पर किस पार्टी के किस कैंडिडेट ने जीत दर्ज की, कितना अंतर रहा और दिग्गजों की स्थिति आखिर इस चुनाव में क्या रही। इस बार बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है और पहले से भी ज्यादा सीटों के साथ तीसरी बार यह सरकार लगातार बीजेपी की हरियाणा के अंदर। नायब सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री होंगे हरियाणा के, दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ नायब सैनी लेंगे। जीत के दावे सभी दलों ने चुनाव से पहले किए, मतगणना से पहले तक किए, लेकिन नतीजों के बाद जनता ने अपना फैसला सुना दिया है और जनता का फैसला है कि बीजेपी एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है। तो ये तस्वीरें लगातार जीत के जश्न की सामने आ रही हैं, बड़ी खबरें मिल रही हैं और हर एक सीट का अपडेट हम आपको दे रहे हैं। चलिए एक बार फिर से अपने खास मेहमानों के पास हम लौटेंगे। जितेंद्र शर्मा जी, आपके पास सर मैं आ रहा हूं। बार बार मीडिया के ऊपर ही आरोप मढ़े जाते हैं, चाहे वो दूसरे नंबर की पार्टी हो, तीसरे नंबर की पार्टी हो, सब मीडिया के ऊपर ही ठीकरा फोड़ रहे हैं। किस तरह देख रहे हैं आप विपक्षी पार्टियों के इस बयान को, जितेंद्र जी? जितेंद्र जी क्या हमारे साथ हैं अभी? चलिए, जितेंद्र जी अभी हमारे साथ नहीं है और विजय कौशिक जी भी हमारे साथ नहीं है। प्रियदर्शनी जी, मैं चाहूंगा आप अपनी बात को पूरी कर रहे हैं जो आप बात कर रही थी। जी, तो मैं यही बात बोलना चाह रही थी कि आज मुझे लगता है कि आरोपों का वक्त नहीं है। मुझे लगता है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की अब जिम्मेदारी हो गई है कि हमने जो वादे किए हैं वो हमने 10 वर्ष में तो पूरे किए ही किए हैं। अब आने वाली एक मजबूत सरकार में हम और भी पूर्ण रूप से और इसको काम करेंगे और जनता की सेवा करेंगे। चलिए, पहली बात जी ठीक है। मैं सोनू ठगरान जी से पूछना चाह रहा हूं, अब सरकार तो आप नहीं बना पाए, लेकिन जनता की सेवा के लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है और आप लोग अगर राजनीति कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए कर रहे हैं। अब सरकार के साथ क्या योगदान विपक्ष के तौर पर आप लोगों का रहने वाला है, या फिर जनता के जो मूलभूत मुद्दे हैं, जनता की जो समस्याएं आप लोगों ने चुनाव से पहले गिनाई हैं, उन समस्याओं को लेकर आप लोग अब क्या करेंगे, क्या रणनीति आप लोगों की रहेगी? सोनू जी। देखिए, जो जनता ने जो दिया हम उसका स्वीकार करते हैं। तो जनता सर्वमान्य माना जाता है। जनता का जो आशीर्वाद है जिसको दिया उसके लिए शुभकामनाएं। हमारा आगे की तरफ जो है कि क्या क्या समस्याएं जो 10 साल से हरियाणा झेल रहा है और उसको कैसे पूरा किया जाए, सरकार से विपक्ष उसको ओढ़ के कैसे कराया जाए। 10 साल के अंदर जैसे मेरी बहन जी ने कहा कि हमने पूरी की सारी बातें, तो मैं तो बहन जी से सीधा सीधा ये पूछ रहा हूँ, आप दक्षिण हरियाणा की राजनीति करते हैं और गुड़गांव के अंदर रहते हैं, गुड़गांव के अंदर बीजेपी के आप 10 काम गिना दीजिए 10 साल के अंदर। क्या लोगों को पीने का पानी मिल रहा है? गुड़गांव शहर जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू हरियाणा को देता है, उस शहर के अंदर हमारी महिलाओं को। मैं आपको थोड़ा सा सोनू जी यहाँ पर माफी के साथ रोकना चाह रहा हूँ। आप लोग भी अध्ययन करो इसका। सर एक आखिरी सवाल सर, इस चुनाव में आप लोग भी अध्ययन करो। सर, इंडिया गठबंधन इस चुनाव में एकजुट नहीं रह पाया। आम आदमी पार्टी के साथ आप लोगों की बातचीत चली, जो बन नहीं पाई बात, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की बात नहीं हुई। क्या आप मानते हैं? आपको हमारी बात क्या पता, गठबंधन समाजवादी के साथ कोई बात ही नहीं चली हमारी, ना उन्होंने कहा कभी ना बात। पार्टी ने कहा कि अगर अलायंस होता हमारा तो आम आदमी चला था, हमने ऑफर किए थे, लेकिन आपने देखा क्या परफॉर्मेंस क्या थी। उस कमी की वजह से क्या ये परिणाम आया? अरे नहीं, ये क्या अलायंस की बात है, नहीं हमारे वो हुआ। सर इसी से एक जुड़ा, सर इसी से एक मिनट में सीपीएम ने मांगी सीट हमने दे दी। अगर आम आदमी पार्टी भी अपने उसके हिसाब से मांगती जो ड्यू था उसका हम जरूर देते। हमने तो ऑफर किया था, बस हो हमारी पद आप 10 साल बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी का हवाला बार बार दिया। क्या बड़ा कारण लगता है आपको इस हार का इस चुनाव में?
बता दो जी आप। पार्टी के पक्ष में कांग्रेस का हो गया। निकालिए आ जाइए सर, आइए ना, माइक केबल निकालो, केबल। और बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, 7:30 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे प्रधानमंत्री 7:30 बजे। बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, शाम 7:30 बजे मुख्यालय पहुंचेंगे, बीजेपी के दफ्तर पहुंचेंगे पीएम मोदी। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रही है, इस वक्त की बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। प्रधानमंत्री के बीजेपी मुख्यालय पहुंचने को लेकर ये जानकारी है। बड़ी जानकारी इस वक्त बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी, बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। तो इंडिया न्यूज हरियाणा लगातार हर एक जानकारी आप तक पहुंचा रहा है और सुबह से हर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिर हरियाणा विधानसभा चुनाव में इन 90 सीटों को लेकर क्या कुछ रुझान से लेकर नतीजों में बदले हैं। अब आगे मेरे सहयोगी मनीषा शर्मा आप तक जानकारी पहुंचाएंगी। मनीषा, ओवर टू यू। और ये बड़ी जानकारी, बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये जानकारी है, शाम 7:30 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे पीएम मोदी। तो देखिए, बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे पीएम मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। शाम 7:30 बजे का समय है जब बीजेपी मुख्यालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, ये जानकारी है। और बीजेपी मुख्यालय पहुंचने की जानकारी है, शाम 7:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। फिलहाल ये जानकारी है। आपको बताएं कि जिस तरीके से आपको नतीजे भी दिखा रहे हैं, टैली भी दिखा रहे हैं, लगातार सुबह से नॉन स्टॉप कवरेज इंडिया न्यूज हरियाणा पर। और जीत के बाद अब मुख्यालय पहुंचने की जानकारी है, बीजेपी मुख्यालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। फिलहाल ये जानकारी है, शाम 7:30 बजे बीजेपी मुख्यालय पीएम मोदी पहुंचेंगे। और यहाँ पर ये काफ़ी दिलचस्प और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि तमाम कार्यकर्ताओं को वो संबोधित करेंगे, नेताओं को वो संबोधित करेंगे। और ऐसे में बड़ा मौका है, तीसरी बार हैट्रिक बीजेपी की हरियाणा में। हालांकि तमाम फैक्टर्स रहे, तमाम दाव रहे, तमाम वो बड़े मुद्दे रहे जिनके बिना पर बीजेपी लड़ी इस बार चुनाव। और भी तमाम बदलाव के साथ, जब हमने देखा कि 6 महीने पहले ही, ये चुनाव से 6 महीने पहले सीएम बदला जाना हो, किसानों के मुद्दे पर चुनाव लड़ना हो, ऐन समय पर एमएसपी पर खरीद हो, या फिर पहलवानों के मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया हो, या फिर कांग्रेस की खेमेबंदी के फायदा जो है वो बीजेपी को मिला हो, तमाम वो फैक्टर्स रहे जहां पर बीजेपी ने फिर से तीसरी बार सरकार बनाई। और सरकार बनाने का वो आंकड़ा जो है वो छू लिया। 90 विधानसभा सीटों वाला राज्य हरियाणा, जिनमें से बहुमत का आंकड़ा बीजेपी ने पार कर लिया। 46 सीटें चाहिए, लेकिन 46 से ज़्यादा बीजेपी के खाते में आई हैं। कई बड़े चेहरे जिन पर इस बार नजरें थी, कई बड़े ऐसे रसूखदार चेहरे, प्रभावशाली चेहरे बीजेपी के भी और कांग्रेस के भी, जिन पर नजरें थी सबकी। कांग्रेस के या कुछ ऐसे चेहरे रहे जिनको बदला गया और प्रभावशाली नेता रहे, लेकिन कहीं कहीं पर
परंपरागत गढ़ होने के बावजूद भी कांग्रेस जीत नहीं पाई। ये तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। देखिए नायब सैनी की और इस दौरान जब धन्यवाद देने के लिए निकले थे शक्ति रानी शर्मा और उनके साथ सांसद कार्तिकेय शर्मा, तो ये एक एक कर आपको तस्वीरें भी दिखा देते हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। आज की राजनीतिक हलचल हमने देखी पूरी तरीके से, और जिस तरीके से काउंटिंग पूरी हुई, मतगणना हुई, और शुरुआती रुझानों में हालांकि हमने देखा कि कुछ और रुझान आ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे रुझान आगे बढ़े, जैसे जैसे कई राउंड काउंटिंग हुई, वैसे वैसे नतीजे तो जो थे वो बदलते चले गए। चाहे हम जैसे कि आप चेहरे भी देख पा रहे होंगे, बीच में आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, टैली भी दिखा रहे हैं, 90 विधानसभा सीटें हरियाणा में, लेकिन एक बड़ी जीत इसे कह लीजिए, क्योंकि तीसरी बार सरकार बनाना भारी एंटी इनकम्पेंसी के बावजूद और नाराजगी के बावजूद। तो हिसार से निर्दलीय उम्मीदवार सावित्री जिंदल ने जीत हासिल की है। उनसे हमारे सहयोगी ने खास बातचीत भी की है, सुनिए जरा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरे हिसार परिवार ने मेरा बहुत साथ दिया। मेरी ये जीत मेरी नहीं है, मेरे हिसार परिवार की जीत है। तो मैं अपने हिसार परिवार की तरफ से आप सबका बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि मेरे हिसार परिवार ने आज जो मुझे जीत दिलवाई वो उनकी अपनी जीत है। सावित्री जी, क्योंकि आपका जो नाम है केवल हरियाणा नहीं बल्कि पूरे प्रदेश और अन्य राज्यों में किस तरीके से एक महिला निर्दलीय खड़े होती है और अच्छे दिग्गज नेता को मात देती, तो ऐसे में पार्टी के साथ साथ जो आपके कार्यकर्ता के साथ साथ और कौन कौन लोग आपके सपोर्ट में थे? मेरे साथ मेरा पूरा हिसार परिवार साथ में था। मेरा पूरा हिसार परिवार ने मेरा सपोर्ट किया और आज मेरे पूरे हिसार परिवार के कारण ही मुझे जीत हासिल हुई है। तो ये मेरी जीत नहीं है, मेरे पूरे हिसार परिवार की जीत है। क्योंकि आपने अपने प्रचार में ये भी कहा था ये मेरा आखिरी चुनाव हो सकता है, अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, तो जनता का प्यार भरपूर मिला मैम आपको? नहीं, मुझे जनता का प्यार भरपूर मिला और मेरे हिसार परिवार ने मेरा बहुत साथ दिया। तो मैं हिसार परिवार की बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब एक एक जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आ रही है। बीजेपी की प्रदेश में हुई जीत के बाद प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के मोहनलाल बड़ौली ने क्या कहा है वो भी सुन लीजिए। ये इस जलेबी में कांग्रेस फंस गई और राहुल गांधी जी जो है पूरी कांग्रेस को फंसा के चले गए और आज लोग जो है ना जलेबी के रस का मजा ले रहे हैं। राहुल गांधी जी बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। वो जब भी आते हैं बीजेपी की वोट मांग के जाते हैं। वो जो जहां भी आए हैं वहां बीजेपी ने जीत दर्ज की। ये इस तो मोहनलाल बड़ौली को आप सुन रहे थे और देखिए जलेबी का जिक्र भी उन्होंने किया। राहुल गांधी को तोहफे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब रैली के दौरान जलेबी दी थी और उसी वक्त से वो ट्रेंड कर रही थी और आज उसी जलेबी का जिक्र जो है वो सोशल मीडिया से लेकर तमाम बीजेपी नेताओं के मुंह पर भी चढ़ा हुआ है और ऐसे में जलेबी का जिक्र भी किया जा रहा है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। आज की बेहद ही महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। तीसरी बार जीत बीजेपी ने दर्ज की है, एक बड़े अच्छे अंतर के साथ। कई जगह पर हमने देखा कि बड़े अंतर के साथ जो है बीजेपी नेताओं ने जीत दर्ज की है। आपको टेली भी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और साथ ही साथ आपको कुछ बड़े चेहरे भी दिखा रहे हैं जिन पर नजरें थी, कहां से वो हारे हैं, कौन हारा है, कौन जीता है, वो भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। और सुबह से लगातार नॉनस्टॉप कवरेज और एक एक हरियाणा की राजनीति की एक एक तस्वीर आज के दिन की बेहद महत्वपूर्ण है, जो कि इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें हैं होली के त्योहार की तरह इस जश्न को मनाया जा रहा है। बीजेपी के तमाम आप कार्यकर्ताओं को देख लेंगे तो इस वक्त वो जीत के जश्न में डूबे हुए हैं, तमाम नेताओं के। और ये देखिए लाडवा से चुनाव जीते हैं और ऐसे में एक समय पर लाडवा बड़ी सुस्त सीट मानी जाती थी, लेकिन नायब सिंह सैनी यहाँ पर से चुनाव में उतरे, चुनावी मैदान में उतरे और तब से बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर हो गई। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक हम साझा करते चले तो बड़ी खबर मिल रही है वो आप तक पहुंचा देते हैं। हरियाणा में बीजेपी को बहुमत मिला है, ये जानकारी है और नतीजों में बीजेपी को 48 सीटें मिली हैं, ये आप तक हम साझा कर रहे हैं। चुनाव में कांग्रेस को फिर से हार का मुंह देखना पड़ा है, हार का सामना करना पड़ा है और तीसरी बार ये कांग्रेस की हार है।
कांग्रेस के हाथ सिर्फ 37 सीटें लगी हैं। बहुमत के आंकड़े के लिए वो जिसे मैजिक नंबर कहा जाता है 46 सीटें यानी 46 सीटें, लेकिन बीजेपी उनसे 2 और सीटें आगे यानी 48 सीटें नतीजों में बीजेपी को मिली हैं और कांग्रेस को सिर्फ 37 सीटों पर इस बार संतोष हरियाणा में करना पड़ा है। हालांकि जीत की उम्मीद पूरी थी कांग्रेस की और दोपहर तक आपको मालूम होगा कि दोपहर तलक कुमारी सैलजा तक और तमाम वो बड़े नेता कह रहे थे, तो तमाम वो नेता जो थे कांग्रेस के वो दोपहर तक वो कह रहे थे कि चुनाव आयोग जो है वो बड़े धीमे नतीजे जारी कर रहा है, बहुत धीरे काउंटिंग चल रही है। इन तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच अब जो नतीजों का समय आ गया है, नतीजे ये हैं कि 90 विधानसभा सीटें हरियाणा में, लेकिन 90 में से 48 बीजेपी, 37 कांग्रेस। देवेंद्र कौशिक मेरे सहयोगी मेरे साथ फरीदाबाद से लाइव जुड़े हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। देवेंद्र, अब तो होली की तरह एक त्योहार की तरह मनाया जा रहा है, जीत के जश्न में तमाम कार्यकर्ता जो है वो डूबे हुए नजर आ रहे हैं, यहां से क्या तस्वीरें मिल रही हैं? बिल्कुल मनीषा, जिस तरह से आप जिक्र कर रही थी तो मैं यही सोच रहा था कि होली की तरह तो जश्न रंग गुलाल उड़ाए जा रहे हैं, लेकिन दिवाली के पटाखे भी आज खूब चले हैं हरियाणा में। और भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से जीत हुई और पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में बन रही है, तो होली और दिवाली एक साथ आज मनती हुई हरियाणा में दिखाई दी है। और अगर फरीदाबाद लोकसभा की बात करें तो फरीदाबाद लोकसभा में 2019 का इतिहास एक बार भारतीय जनता पार्टी ने फिर से दोहराया है। और ये बात हम इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2019 में 7 सीटों पर जीत दर्ज कराई थी, तो इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के 7 उम्मीदवार फरीदाबाद लोकसभा से जीत कर आए हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि 2019 का इतिहास फिर दोहराते हुए फरीदाबाद में दिखाई दिया है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना आया है कि पहले एक निर्दलीय प्रत्याशी 8वें के तौर पर जुड़े थे, लेकिन इस बार कांग्रेस को भी 2 सीटें मिली हैं। कांग्रेस की जो हथीन और प्रथला विधानसभा है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी हारी है और कांग्रेस को जीत मिली है। लेकिन सबसे बड़ी जो खबर है आज की हरियाणा कांग्रेस को लेकर कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होडल से चुनाव हार चुके हैं और चुनाव भी उस कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के वो प्रत्याशी जो बिल्कुल नवोदित थे, नए तौर पर मैदान में उनको उतारा था और उन्होंने पटखनी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को दी है। इसके साथ साथ में नया चेहरा पलवल में गौरव गौतम भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन कद्दावर नेता कांग्रेस के करण दलाल को हराया है, मात दी है। लेकिन अगर जब प्रथला की बात करते हैं तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी